नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो एमए और बीए सेकंड सेमेस्टर की जो सीरीज है वो चल रही है। हम लगातार पर डे एक एक क्लास कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके बारे में हमने देखा था। और जो हमने उनसे पहले जो हमने क्लास की थी, यानी कि जो हमारा पहला क्लास हुआ था या सेकेंड क्लास हुआ था, थर्ड क्लास हुआ था, फोर्थ क्लास हुआ था, आज ये पांचवा क्लास है। तो हम इस हिसाब से देखेंगे कि जो हमने पहले पढ़ा था उसमें देखा था कि 16 महाजनपद के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने देखा था हर्यक वंश और जो मगध साम्राज्य है उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था नंद वंश और शिशुनाग वंश के बारे में। और जो उसके बाद से हमारा क्लास चल रहा है वो हमारा भारत पे जो विदेशी आक्रमणकारी है उनके ऊपर चल रहा है। और जैसा कि हमने जो कल की क्लास थी वो अ, भारत भारत पे जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कल देखा था। और आज जो है वो सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो कल आपको जो आपकी जो क्लास मैंने कराई थी वो हमने सिकंदर के मतलब कि ईरान विजय के बाद का जो था, यानी कि भारत पे जब वो आता है सिकंदर भारत की ओर आक्रमण करने के बारे में जब सोचता है 326 ईसा पूर्व में, तब हम देखते हैं कि हम वहां तक आ चुके थे। तो उस प्रकार से हम जो आज की क्लास होगी वो हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सिकंदर था, एक मैं छोटी सी आपको झलक दिखा देता हूँ जो मैंने कल आपको बताया था। उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए जो है वो अच्छा होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि सिकंदर का जो परिचय था वो मैंने आप सभी को दिया था। सिकंदर वो दुनिया का शासक था और वह उसके जो पिता का नाम था वो फिलिप द्वितीय थे। और वह मकदूनिया का शासक बना जब वो बना तो उसकी आयु जो उसकी जो आयु थी वो महज 20 वर्षों की थी। उसके बाद वो 20 वर्षों की आयु में जब वो शासक बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद, तब वो 334 ईसा पूर्व में अ, ईरानियों के ऊपर आक्रमण करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 328 ईसा पूर्व में, यानी कि जो यहाँ पे मैंने डेट डाल रखा है आप देखेंगे 328 ईसा पूर्व में वह ईरानी जो जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से, यहाँ पे जो टाइम है थोड़ी सी गलती हो गई, गलत हो गया है। 328 है, 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरानी जो महासम्राट थे उनकी उपाधि धारण की, यानी ईरानी महासम्राट की उपाधि जो थी वो 328 ईसा पूर्व में उसने धारण की। उसके बाद 331 ईसा पूर्व में वो ईरानियों के ऊपर आक्रमण करता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। और जो युद्ध होता है ईरानियों के साथ वो गोगा मेला या जो हम एक है प्लिनी है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो प्लिनी नामक विद्वान है उन्होंने अरवेला की युद्ध को, जो अरवेला का युद्ध था, यानी अरवेला का जो जिसे युद्ध कहा जाता है, ये देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे पहले से कोट कर रखा है कि जो अरवेला का युद्ध था इसे गोगा मेला का युद्ध प्लिनी के द्वारा कहा जाता है। आपको इस बात को नोट रखा है कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोगा मेला का जो युद्ध था वह किसने, मतलब उसका जो अ, उसको किसने मतलब ऐसा शब्द दिया था कि गोगा मेला। इस हिसाब से देखेंगे कि हम देखते हैं कि इसके बाद जब वो ईरान पे वह विजय अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेता है, उसके बाद वह विश्व विजय की यात्रा पे निकलता है। और सबसे पहले वो पश्चिम उत्तर भारत की तरफ रुख करता है कि 326 ईसा पूर्व में 300 326 ईसा पूर्व में, जो कि यहाँ पे मैंने 28 डाल रखा है, तो ये 326 होगा। 326 ईसा पूर्व में वो भारत की ओर कूच करता है। आप जानते हैं कि जो भारत का जो प्रवेश द्वार है उस समय का वह खैबर के दर्रे के आसपास जो खैबर के दर्रे का जो इलाका था वो आता था। तो उसने सबसे पहले खैबर के दर्रे से भारत में प्रवेश किया। प्रवेश किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसने अपने सेना को दो भागों में विभाजित किया, थल सेना और जल सेना। जो जल सेना पर जो जल सेना थी उसका जो सेनापति था वह निर्याकस को बनाता है। कि बता दें कि अ, सिकंदर अपनी सेना को दो खंडों में विभाजित करता है।
सिकंदर अपनी सेना को दो खंडों में विभाजित करता है। विभाजित करता है। जो उसका जल सेना थी, यानी कि दो खंड जो जिसमें विभाजित करता है, उसमें पहला था जल सेना। जल सेना। और जो दूसरा था वो था थल सेना। थल सेना। जो पहले यानी कि जो जल थे सेना जो जल के सेनापति का जो अध्यक्ष था, यानी सेनापति था, जल सेना का अध्यक्ष अध्यक्ष वह अपने साथ आए हुए एक विद्वान है, जिनका नाम हम अभी आगे जब हमारी अभी सीरीज चल रही है कि जो भारत आने वाले विदेशी यात्री हैं उनके ऊपर एक हमारी जो सीरीज चल रही है, उसमें हम देखेंगे कि जो सिकंदर के साथ आए हैं उनमें से एक निर्याकस नामक विद्वान है। निर्याकस, यह इनके जल सेनापति थे। इनके जो जल जो सेना को इन्होंने डिवाइड किया था दो भागों में, उसके जो जल सेना था उसके अध्यक्ष निर्याकस को बनाया था। उसके बाद देखेंगे जो जो थल सेना है उसके ये स्वयं थे, यानी कि सिकंदर, आपको बता दें कि जो थल सेना था इसके अध्यक्ष इसके सेनापति, जो सेना का नेतृत्व कह सकते हैं, हालांकि ये तो शासक थे तो उनको सेनापति कहना उचित नहीं होगा, या सेना के जो मतलब कह सकते हैं कि जो आगे चलते थे, सेना अध्यक्ष का जो कमान था इन्होंने संभाला। सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष का कमाल जो था वह सिकंदर ने संभाला। और देखेंगे कि जो इनकी जो जल सेना का जो कमान निर्याकस को दिया गया था वो इस कारण दिया गया था क्योंकि निर्याकस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिकंदर के लिए जल मार्ग का जो था वो मतलब जल मार्ग को खोजा था। उसके बाद ही इनको जल सेनापति का मतलब जल जो अध्यक्ष थे उन्होंने जल सेनापति का वो जो ओहदा था इनको दिया गया था, इस कारण कि इन्होंने ही मार्ग को खोजा था और इनको सहूलियत हो। आप जानते हैं कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जगह के बारे में नॉलेज हो तो वो उसकी अच्छे से अगवानी कर सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि ये आते हैं सिकंदर के साथ, तो अगर हम जब सिकंदर के साथ आने वाले यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे तो तीन यात्री हमको देखने को मिलेंगे, निर्याकस, आस्टेबुलस और आनेस्क्रिटेस। जब तीन लोगों को हम देखेंगे तो तीनों लोगों के बारे में जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके इनके इन सभी के ऊपर हम पहले से जो दूसरी क्लास है हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं अनुसार देखेंगे कि जो जल सेनापति थे वो निर्याकस से, और जो थल सेनापति थे वह खुद से सिकंदर थे, यानी जो थल सेनापति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो खुद सिकंदर ही कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि यह बसंत महीने में, बसंत बसंत माह में भारत पर आक्रमण करते हैं। भारत पे आक्रमण करते हैं। तो उस समय की जो भारत की स्थिति थी वो मैंने आपको बताया था कि भारत जो था वो छोटे-छोटे खंडों में विभाजित था और कई राज्यों में बटा हुआ था। और जिस कारण से कि इन लोगों ने जब सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो ऐसी कोई सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी जो सिकंदर का एकजुट होके सामना कर सकती। ऐसा नहीं था कि भारतीयों में शौर्य की कमी थी या सेना की कमी थी या इनके पास कुशल लड़ने वाले युद्ध लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, ऐसा नहीं था। आप देखेंगे कि वीरता के मामले में भारत में जितने भी अभी मैं आपको गणराज्य पढ़ाऊंगा उनमें से ज्यादातर आपको गणराज्य ऐसे मिलेंगे, गणराज्य होंगे या जो राज्य होंगे या जो शासन करने वाले वहाँ के शासक होंगे वो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि मर जाना पसंद करेंगे पर सिकंदर के आगे अपना सर नहीं झुकाते। और कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने सिकंदर को अपने यहाँ युद्ध के लिए आमंत्रित किया था, यानी कि आप देखेंगे कि सिकंदर को
इन्होंने युद्ध के लिए आमंत्रित किया था कि आप आइए और हमारे भारत पे आक्रमण कीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको धन संपत्ति जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि जो सिकंदर को जिसने आमंत्रित किया था भारत में, सिकंदर को आप एक देखेंगे कि आम्भी के शासक हैं और एक तक्षशिला के शासक हैं। आपको बता दूं कि आम्भी के शासक, सॉरी माफ कीजिएगा, तक्षशिला के ही शासक थे जिनका नाम था आम्भी। तक्षशिला के शासक, तक्षशिला के शासक आम्भी थे। तक्षशिला के शासक आम्भी थे और आप देखेंगे कि एक आपको मिलेगी, आपको एक शासक और देखने को मिलेंगे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है शशिगुप्त। शशि सॉरी शशि गुप्त। आप देखेंगे कि जो शशि गुप्त नामक एक शासक हैं जो कि इन्हीं के पास के शासक थे। इनका नाम था, ये झेलम के बीच में जो आपको बता दें कि जो आम्भी का जो शासक यानी कि आप आम्भी का जो राज्य था वह झेलम नदी और आपको एक नदी और मिलेगी कि जो झेलम नदी है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, सिंधु नदी और आपको दिख रहा है, सॉरी, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में इनका जो राज्य था वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो शशि गुप्त थे और जो आम्भी के शासक थे, यानी कि सॉरी, आम्भी के शासक तो आम्भी थे और तक्षशिला के शासक शशि गुप्त थे। जो कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि आम्भी के शासक आम्भी थे और जो तक्षशिला के शासक थे इनका नाम था शशि गुप्त। शशि गुप्त और आम्भी के शासक ने, इन दोनों ने अपना एक दूत भेजा और सिकंदर से कहलवाया कि आप आइए और भारत पे आक्रमण कीजिए, हम आपका सहायता करेंगे, आप इनसे, मतलब जो भारत में उस समय राज्य हैं उनसे लड़ने में आपकी सहायता करेंगे, आप आइए हमारे यहाँ पे युद्ध लड़िए और यहाँ की जो संपदा है उसको आप अच्छे से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो वो जो सारी बातें थी, इनके जो दूत थे वह जाते हैं वहाँ पे सिकंदर से मिलते हैं और सिकंदर से कहते हैं कि आप भारत पे आइए और आक्रमण कीजिए। यानी कि आप जानते हैं कि सिकंदर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था और एक तक्षशिला के शासक थे शशिगुप्त और आम्भी के शासक थे, उन्होंने, इन दोनों ने सिकंदर को भेजा था, मतलब कि आमंत्रित किया था युद्ध के लिए। इन दोनों ने सिकंदर को आमंत्रित किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर ने तो पहले से ही अपनी विजय यात्रा, यानी कि विश्व विजय की जो यात्रा थी वो स्टार्ट कर दी थी और सोने पे सुहागा वो हुआ कि इन दोनों ने जब उनके पास, मतलब आप जानते हैं कि आपको अगर कोई बुला रहा हो, आपका कहीं पे जाने का मन हो और आपको वहां से बुलावा भी आ जाए कि आप आ जाइए, यहाँ पे आपको देखने की हमें बहुत इच्छा है, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, तो आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसी प्रकार से सिकंदर था, सिकंदर ने तो पहले से ही भारत पे विजय, यानी कि आप देखेंगे कि जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोगा मेला का जो युद्ध होता है आरवेला का ईरानियों के साथ, उसमें भारत की एक जो सैन्य टुकड़ी थी जो कि सिकंदर के खिलाफ, यानी कि दारा तृतीय के साथ लड़ती है। तो सिकंदर ने तो पहले से युद्ध की जो अपनी नीति थी वो भारत के खिलाफ बना रखी थी कि हम चलेंगे, भारत पे विजय करेंगे, वहाँ के लोगों ने हमारे खिलाफ युद्ध किया है, तो वो भारत के लिए तो पहले से उतावला हो रहा था आने के लिए। वहाँ पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि यहाँ के दो शासक ऐसे जो मूर्ख शासक कहा जा सकते हैं, कि जो मूर्ख शासक थे उस समय के, आपको ऐसे इतिहास में काफी तमाम शासक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो जाते हैं और बाहरी आक्रमणकारियों को कहते हैं कि आइए आप भारत पे आक्रमण कीजिए। आप जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आप, सॉरी, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप तब भी आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद गौरी को भी आक्रमण के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद ऐसा देखेंगे जब अब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था तब भी आप देखेंगे कि यहाँ से जो कुछ
शासक थे वो भी उनको कहते हैं कि आप आइए भारत पे आक्रमण कीजिए, यहाँ पे आपको धन धान सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तो उसमें जो अहमद शाह अब्दाली थे उनको भी बुलाया जाता है कि आप आइए भारत पे आक्रमण कीजिए, यहाँ दिल्ली पे आक्रमण कीजिए, आप वहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पंजाब में आपको क्या मिलेगा, आप आइए थोड़ा सा इधर भी तो आक्रमण कीजिए। असली जो भारत की जो सबसे बहुमूल्य जगह है वो तो दिल्ली है, आप दिल्ली तो आए ही नहीं, तो आइए आप पहले दिल्ली पे आक्रमण कीजिए। जब वो मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब आपको उन सभी बातों के इन सभी बातों के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम जो फोकस है हमारा वो सिकंदर के ऊपर है। मैंने बस आपको एक जो झलक थी वो दिखा दी कि एसेंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक आप देखेंगे कि अगर विदेशी जब भारत पे आक्रमण करते हैं तो यहाँ का ही कोई ऐसा हमें देखने को मिलता है जो कि उसे आमंत्रित करता है, आइए भारत पे आक्रमण कीजिए। उसी अनुसार हम देखेंगे कि जो शशिगुप्त थे और जो आंबी थे, इन दोनों ने भारत को मतलब सिकंदर को भारत पे आक्रमण के लिए बुलाया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पोरस है, आप देखेंगे कि सबसे पहला जो शासक था जिसने इन मतलब आप समझ लीजिए कि पहले से ये लोग तो पोरस से परेशान रहे होंगे, इस कारण से पोरस से परेशान थे क्योंकि पोरस जो था वो अपने उसकी जो छविता थी यानी युद्ध नीति थी वो सबसे ज्यादा आप देखेंगे। अभी मैं जब पोरस के बारे में आपको बताऊंगा तब भी आप देखेंगे कि वो जो थे इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहला जो आक्रमण किया गया है, सिकंदर ने सबसे पहला जो आक्रमण किया है भारत पर, सिकंदर पहला आक्रमण वो बैक्टीरिया यानी बल्क, एक आपको जगह के नाम मिलेंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या बल्क। आप समझ लीजिएगा कि आपको अगर ऐसे ऑप्शन मिले कि बैक्टीरिया थी या बल्क थी, तो आप अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बल्क या बैक्टीरिया पे सिकंदर सबसे पहले आक्रमण करता है और इस राज्य को जीतते हुए आगे बढ़ता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक जो मैंने आपको बताया कि सिकंदर को भारत पे आक्रमण करने के लिए शशिगुप्त और जो ये आंबी थे, इन्होंने भारत पे उनको आमंत्रित किया था कि आप आइए यहाँ पे युद्ध लड़िए और यहाँ पे जीतिए। और देखेंगे कि पोरस के राज्य में हमें काफी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे सिकंदर काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वो अभी हम जब सिकंदर के पोरस के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। पहले एक झलक देख लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको साफ करूंगा। जैसे कि आपको मैंने परिचय बताया कि सिकंदर मकदूनिया का शासक था, वो फिलिप द्वितीय का पुत्र था और 20 वर्ष की आयु में वो सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है। उसके बाद 334 ईसा पूर्व में वह ईरानियों के साथ युद्ध में भाग लेता है। उसके बाद 331 ईसा पूर्व में वह ईरानियों के ऊपर आक्रमण करता है और 328 ईसा पूर्व में उन्हें हरा करके आप देखेंगे कि जो ईरानी शासक थे दारा तृतीय, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि दारा तृतीय, दारा तृतीय, दारा तृतीय, ये हखामनी साम्राज्य की जो अंतिम शासक थी वही थे दारा तृतीय। आप इन अगर आपने कल का जो लेक्चर था वो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज जाके देख लीजिएगा ताकि आपको इनके बारे में जो जानकारी है वो आपको मिल जाए। क्योंकि बाकी के जो मेरी कल की क्लास थी वो इन्हीं सब के ऊपर थी यानी हखामनी साम्राज्य के ऊपर था और मैंने कल आपको एक पृष्ठभूमि जो थी यहाँ तक की तैयार करके दे दी थी और आज हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि सिकंदर ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किया, उसके प्रभाव क्या रहे जब उसने आक्रमण किया था, तो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, जो ये सब सारी बातें हैं वो हम देखते हुए चल रहे हैं। तो जो जैसा कि हमने बताया कि भारत की उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित था। कुछ यहाँ के शासक ऐसे थे जैसा कि मैंने आपको बताया कि शशिगुप्त और आंबी जो थे, ये दोनों सिकंदर को कहते हैं कि आप आइए भारत पे आक्रमण कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत धन धान और जो संपन्नता है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ आप ईरान में उधर युद्ध लड़ रहे हैं, आप इधर आइए। तो आता है सिकंदर यहाँ पर, जैसा कि इन सभी को उसने तो पहले से भारत पर विजय की नीति बना रखी थी। उसके बाद वो आता है इनसे इनके पास, तो यह सबसे पहले जो आंबी के शासक थे यह उनका भव्य स्वागत करते हैं यानी सिकंदर का अपने राज्य में भव्य स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि आंबी के शासक सिकंदर का भव्य स्वागत करते हैं।
भव्य स्वागत। जो आंबी है उसका मतलब आंबी है जो सिकंदर का भव्य स्वागत करते हैं और अपनी प्रजा के साथ अपने पूरे जो उनके सैनिक थे उनके साथ इनके चरणों में गिर जाते हैं, यानी कि सिकंदर की जो सिकंदर को आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपने यहाँ पे उनको जो यहाँ की मतलब खाना पीना दाना और अपनी जो सैनिक टुकड़ी थी यानी कि जो उनकी सेना थी वो सारी व्यवस्थाएं उनको प्रोवाइड करते हैं कि आप जाइए और पोरस से युद्ध लड़िए। उसके बाद आप देखेंगे सेम यही कंडीशन शिशुगुप्त ने भी किया है कि अपने सारे प्रजा के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उसके बाद अपने सेना को यानी देख रहे हैं कि पहले से सिकंदर के पास इतनी बड़ी सेना है। आप देख रहे हैं कि पहले से ही सिकंदर के पास इतनी बड़ी सेना देखने को मिल रही है कि उसने ईरान को इतने बड़े हकामनी साम्राज्य को परास्त करके उसके बाद भारत की ओर कूच किया है। तो भारत में आते ही इसे दो ऐसे मित्र मिल जाते हैं, जैसे कह सकते हैं कि चापलूस मित्र, कि आप जब पोरस को हरा देंगे या भारत पे विजय कर लेंगे तो आप हमको तो छोड़ ही देंगे। तो आप देखेंगे कि वैसा ही होता है कि सिकंदर के मतलब सिकंदर ने जब भारत पर विजय प्राप्त कर ली है उसके बाद इन सभी यानी कि आंबी को जो अपने राज्य को आपको आगे बताऊंगा कि सिकंदर ने अपने राज्य को 6 भागों में बांटा था। 3 ईरानियों सॉरी 3 यूनानियों को दिया था और 3 भारतीयों को दिया था। तो एक आपको मिलेगा सिंधु के पूर्व का और एक मिलेगा सिंधु के पश्चिम के जो एरिया थे, जो सिंधु के पश्चिम के एरिया थे वो भारतीयों के लिए भारतीयों को दिया था और जो सिंधु के पूर्व का एरिया था वह यूनानी शासकों को दिया था। जो उनके यूनानी शासक थे मित्र थे उनको उस राज्य पे हस्तांतरित करता है। और जो भारत में इनके 3 राज्य आपको देख रहे हैं कि 3 भारत में आपको पहले तो आपको देखने को मिलेंगे कि आंबी हैं, उसके बाद आपको शशिगुप्त मिलेंगे, हालांकि शशिगुप्त का नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पोरस से युद्ध सिकंदर लड़ता है। उसके बाद अपनी जिस जगह पे पोरस शासक था उसको हराने के बाद फिर से वहीं का शासक बना देता है, यानी कि पोरस के साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करता। हालांकि पोरस तो कहता है कि आप युद्ध में जब पोरस हार जाता है पोरस ऐसा कहता है कि आप एक कर्टियन नामक विद्वान है उनका एक स्टेटमेंट है आपको देखने को मिलेगा कि पोरस से जब सिकंदर पूछता है कि अब तो तुम युद्ध में हार गए हो, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो पोरस जो था उसने गर्व से कहा, सीना उठा करके कहा, अपने सर को उठा के कर कहा कि आप वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। यानी आप देखेंगे कि हारने के बाद भी उसके शरीर पे काफी घाव थे, जैसा कि अभी मैं आपको जब पोरस के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा सारी जो चीजें होंगी वो बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आंधी उनका स्वागत करता है, उस प्रकार से हम देखते हैं कि सिकंदर अपनी सेना को 2 भागों में बांटता है। पहला जो सेना का नेतृत्व सिकंदर खुद करता है, यानी जो थल सेना थी उसका नेतृत्व खुद करता है, जबकि खैबर के दर्रे से होते हुए सिकंदर घुसता है। और दूसरा जो जल सेना थी उसका जो नेतृत्व करता है वो निरयाकस करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पक्का कि जो सिकंदर के जल सेना अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उनके बारे में आपको कुछ बातें जो होंगी वो मैं अपने विदेशी यात्रियों के जो एक सीरीज है उसमें मैं आपको जरूर इनके बारे में जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा। और सिकंदर का जो पहला आक्रमण हुआ है वो बैक्टीरिया में हुआ है। यहाँ पे भारत में एक बैक्टीरिया बल्ख नामक एक छोटा सा कह सकते हैं कि जनजाति कबीला था। सबसे पहला उनसे जो सिकंदर का आक्रमण होता है वो सबसे पहले इनके ऊपर होता है। उसके बाद इनके 2 मित्र राष्ट्र जो है वो मिल जाते हैं, आंबी और शिशुगुप्त। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो आंबी का शासक था वह झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित था। झेलम और सिंधु नदी के बीच में जो था वो स्थित था। हालांकि आप देखेंगे कि ब्यास नदी को सिकंदर जो है वो पार नहीं कर पाता है, क्योंकि सिकंदर की जो सेना थी उसने बहिष्कार कर दिया उसका कि हम ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है जिस विदेशी आक्रमणकारी ने इस नदी को पार किया है उस नदी के मतलब अभी मैं जब उन सभी के बारे में बताऊंगा तो इस बात को भी आपको बताऊंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने एक जो रूपरेखा थी आपको यहाँ पर तैयार करके दिया है कि सिकंदर अब भारत के अंदर एंट्री कर चुका है और यहाँ पे उनको जो मित्र शासक हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। आप इसके जरूर से जरूर नोट्स बना लीजिएगा और अगर किसी ने मेरा जो पीछे का क्लास है वो नहीं देखा है तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको इसमें जो समझने की दृष्टि से जो चीजें हैं वो आपको समझ में आती रहे। क्योंकि इसमें जो है
वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। एक भी ऐसा पॉइंट मेरे हिसाब से तो नहीं है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ। सारी पॉइंट जो है वो मैं नोट करवाते हुए और समझाते हुए चल रहा हूँ थ्योरी के माध्यम से। जो कुछ थ्योरी है वो मैं भी आप थ्योरी जो उसके साथ आपको जुड़ी हुई मिल रही है वो भी मैं आपको देते हुए चल रहा हूँ, और जो फैक्ट है वो तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा ही रहा हूँ, आपके नोट्स बनवा ही रहा हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और होनी चाहिए थी, या कुछ बातें हैं जो इसमें छूट रही हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि इसमें मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज हो कि ये चीज़ जो है वो आपको बताना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं जो दूसरा मतलब आपका जो दूसरा सीरीज जब चलेगा तो मैं उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगा। तो आप प्लीज़ इसको बता देंगे तो मुझे भी एक जो है वो आइडिया लग जाएगा। तो मैंने पहले से जैसा कि मैंने आपको जो सारी सीरीज बताए हैं, मैं बस उसी के क्रम में चल रहा हूँ कि जो हमारा क्रम है वो टूटे ना, इस हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी हम विदेशी यात्रियों के बारे में देख रहे हैं, आगे फिर हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। हालाँकि मौर्य साम्राज्य थोड़ा-सा जो है वो बड़ा है। उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हिंद यमन शासक जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया है उनके बारे में देखेंगे, कुषाण, रुद्ररामन के बारे में, शकों के बारे में। जो बाकी की चीज़ें हैं हम उसमें देखते हुए चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिकंदर भारत में अब एंट्री कर चुका है। सिकंदर भारत में अब इस समय एंट्री कर चुका है और उसे 2 मित्र राज्य जो हैं वो मिल जाते हैं। हाँ, जो उसे 2 मित्र राज्य हैं वो मिल जाते हैं। उसके अनुसार आप देखेंगे कि सबसे पहला जो आक्रमण होता है वो बैक्टीरिया यानी वल्क नामक स्थान पे सिकंदर करता है। एक छोटी जनजाति है जिसको वह युद्ध में परास्त करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो श्रृंखला है वो इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी, और आप देखेंगे कि उस समय जो भारत की भौगोलिक यानी कि आप देखेंगे कि जो भारत में उस समय राज्य स्थित थे, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। आक्रमण किया तो हमें देखने को मिलता है कि उस समय भारत में 30 राज्य थे राज्य थे उस समय भारत में 30 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। छोटे बड़े राज्य थे, गढ़ राज्य थे, उनके अनुसार यह जो क्रम है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला जो युद्ध में वो हराते हैं वो बैक्टीरिया थी। बैक्टीरिया थी या बल्क थी, मैंने आपको बताया पहले ही। बल्क इसको सबसे पहले हराते हैं। जो है भारत में जब घुसते ही सबसे पहले इस जनजाति से यानी बैक्टीरिया नामक जनजाति से सिकंदर का सामना होता है, और इसको परास्त करने के बाद इसी जगह पे इसी के एक पास जगह थी जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उसी जगह पे इनका जो भेजा हुआ, मैंने बताया कि जो शशि गुप्त हैं और जो आंबी हैं, इनके जो भेजे हुए दूत थे वो इसी जगह पे सिकंदर से मिलते हैं कि आप आइए भारत पे आक्रमण कीजिए, आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें हैं, हम आपका मदद करेंगे, आपके बारे में जो समर्पण है वो देंगे। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो अगला हमारा अब युद्ध देखने को मिलता है कि भारत में जो उसके बाद जो भारत में जनजातियां थी वो उसमें आपको आम भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद ब्राह्मणों की जो है और मालवा है, ऐसे आपको तमाम काफी सारे जो थे वो जातियां राज्य देखने को मिलेंगी, जो कि मैं आगे आपका डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे कि जब पोरस से युद्ध होता है, अब आते हैं पोरस से युद्ध। सिकंदर का पोरस से युद्ध। सिकंदर का पोरस से युद्ध, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अभी जो 2 राज्य थे यानी कि जो पोरस के दुश्मन राज्य थे, आंभी और शशिगुप्त, वो सिकंदर से जाके मिल जाते हैं और अपनी जो सेना के समर्थक होता है वह इनको दे देते हैं। और जब इस जगह पे यानी कि जब तक्षशिला में सिकंदर रुका हुआ था, उसी समय एक यह सिकंदर अपना दूत पोरस के पास भेजता है। आपको बता दूं कि सिकंदर के पास दूत भेजता है और सिकंदर यह कहलवा भेजता है कि आप विदेशी आक्रमणकारी यूनानी आक्रमणकारी हैं, उनसे पोरस सीधा युद्ध के मैदान में ही भेंट करेगा, यानी उनसे सीधा ही
वह कहता है, पोरस कहता है कि विदेशी विदेशी आक्रमणकारी से विदेशी विदेशी आपको मिलेगा कि विदेशी आक्रमणकारी, आपको समझने की सहूलियत से मैं आक्रमणकारी लिख देता हूँ। विदेशी आक्रमणकारी से वह सीधा युद्ध के मैदान में ही भेंट करेगा। अब उस समय की जो पोरस की स्थिति थी वो काफी मतलब आप देखेंगे कि इस समय पोरस ने काफी युद्धों में भाग ले रखा था, यानी कि आप देखेंगे कि आम्बी से युद्ध में लड़ा था और उसके एक मित्र थे मेरुस, आपको मिलेंगे कि पोरस का मित्र था मेरुस। यह भी जाके सिकंदर से मिल जाता है, इसलिए कि इसकी एक आपसी नदी का विवाद था। आपको देखने को मिला कि एक नदी के जो पानी था उसके लिए पोरस में और मेरुस में जो है वह थोड़ा सा विवाद होता है। तो इस विवाद से निपटने के लिए मेरुस सीधा सिकंदर के शरण में चला जाता है, जिससे कि जो पोरस की मतलब कुछ जानकारियां जो थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका कोई मित्र होगा, आप उसको सारी बातें आप अपनी शेयर करते होंगे। तो उस प्रकार से देखेंगे कि पोरस ने जो काफी चीजें थी वो मेरुस के साथ शेयर की थी, तो मेरुस से ही इसका बातचीत होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिकंदर था उसने जब पोरस से युद्ध लड़ा तो कर्टियर ने कहा है, कर्टियर के अनुसार आप देखेंगे कि जब सिकंदर ने सबसे पहले पोरस की सेना को देखा तो वह कहता है कि आज मेरा सामना एक ऐसे ऐसे युद्ध में ऐसे शासक से हुआ है, जिस जैसे कि कह सकते हैं कि भयभीत होने के बाद जैसे कि शब्द निकलते हैं। सिकंदर ने जब पोरस की सेना को देखा तो समझ लीजिए कि जिसने पूरे ईरान को जीता, काफी यहाँ के जो आए आपको आम्भी हैं और शशिगुप्त हैं, इनकी भी सेना उनके साथ है। तब जो सिकंदर का हाल है वो ये है कि वो सेना को देखते ही वो कहता है कि मेरा जो कह सकते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो सिकंदर पोरस ही इन्हें देखने को मिलता है। यानी आप देखेंगे कि जब अब तक की जो युद्ध इन्होंने लड़े थे उनमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था वो पोरस ही था, सबसे शक्तिशाली। सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें सबसे शक्तिशाली सिकंदर के युद्ध में सबसे शक्तिशाली जो दुश्मन था, यानी कि कह सकते हैं शत्रु था, वह पोरस था। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। और कर्टियर के शब्दों में जब सिकंदर अपनी मतलब कि जब पोरस की सेना को देखता है तो वह कहता है कि आज मेरे सामने वो भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है कि जैसे उसके अंदर की जो डर है वो सामने उसे देखने को मिल रही है। आज यह युद्ध जो है वह एक समझ लीजिए कि जंगली जानवरों और असाधारण मनुष्यों के बीच है। यानी आप देखेंगे कि जो सिकंदर कहता है कि यह युद्ध जंगली जानवरों और असाधारण मनुष्यों के बीच है। ये हाल है सिकंदर का, जिसने ईरान को जीता और यहाँ के काफी शासकों को अपने अंदर मिला दिया था और उनकी सेना पे कब्जा कर लिया था। काफी जो जातियां थी उनको खत्म किया था, उनका समूल नाश किया था। उसके बाद उनकी भी जो सेना थी उसको भी ले लिया था। उसके बाद इन लोगों की ये हाल है।
आप देख लीजिए कि सिकंदर का जो हाल है वो ये है कि वो पोरस की सेना को देखने के बाद यह कहता है। अब ऐसा कहता क्यों है? क्योंकि पोरस की सेना में जो शामिल थे उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो हाथी थे। हाथी थे, रथ थे और घोड़े थे, पैदल थे, पैदल थे। जो पैदल थे इसमें भी दो हमें सैनिक देखने को मिलते हैं। एक पैदल सैनिक वो थे जो पीछे खड़े रह के तीर से मारा करते थे, और एक पैदल सैनिक वो थे जो तलवार से लड़ा करते थे, तलवार या भाला से युद्ध लड़ा किया करते थे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हाथी, सबसे पहले यूनानियों ने भारत में ही हाथी देखा था। यानी कि आप समझ लीजिए कि सिकंदर ने आज से पहले जितने भी युद्ध लड़े थे, यानी कि किसी ने भी उस समय हाथी देखा ही नहीं था। कि समझ लीजिए कि हाथी का प्रयोग सबसे पहले भारत में ही यूनानियों को देखने को मिला। हाथी का प्रयोग यूनानियों को भारत में ही देखने को मिला। इससे पहले इन्होंने देखा नहीं था। हाथी का प्रयोग सर्वप्रथम इनको यहीं पे देखने को मिला था। इस कारण से ये भयभीत हो गए कि ये कौन सा ऐसा जानवर है कि इन्होंने पहली बात तो हाथी को देखा नहीं था, तो इन्हें लगता पता ही नहीं था कि हाथी होता कैसा है। और इन्होंने जब पहली बार हाथी को देखा तो इनके मुंह से ये सारे शब्द जो अभी मैंने आपको बताए हैं कि यह युद्ध एक असामान्य जंगली जानवरों के बीच से जो असाधारण मनुष्य है उनके बीच में लड़ा जाएगा। तो उसका हाथी को देखकर यह हाल था। हालांकि रथ, घोड़े जो और जो पैदल सेना थे ये तो सिकंदर की सेना में भी थे, लेकिन आपको रथ आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं जो आपको जो सेना आपको देखने को मिल रही है, यानी कि हाथी और रथ और घोड़े घोड़े ही जो कि पोरस की सेना में 5000 घोड़े थे, और करीब आपको 600 हाथी और करीब 1500 रथ और आपको करीब 25,000 पैदल सेना आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 600 हाथी, 1500 रथ और आपको जो घुड़सवार थे वो 5000 थे, और जो पैदल सेना थी वो 25,000 थी। 25,000। अब इस बात को एक जो मोटा मोटा है उस समय कार्टियर के अगर शब्दों में हम देखेंगे तो ये जो सेना हमें 600 की सेना दिख रही है, यह करीब आपको लगभग 6000 की बात, इस इनके जो सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो 600 से 6000 के इनके सेगमेंट से तो ऐसा लगता है कि ये 600 नहीं, हालांकि 6000 है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो पोरस की सेना में इतने थे। हालांकि सिकंदर के पास भी घोड़े थे, रथ थे, पैदल सेना थे, लेकिन उन्हें उनसे हाथी से पहली बार सामना हुआ था। इस प्रकार उन्होंने हाथी को देखा ही नहीं था, हाथी से वो परिचित नहीं थे। तो उस प्रकार से उन्होंने हाथी से पहली बार जब देखा तो उनके मुंह से यह सारे शब्द देखने को मिलते हैं। और हम देखेंगे कि अब जो एक पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो गई, यानी कि एक सेना दूसरी सेना की, पोरस की सेना और सिकंदर की सेना आमने सामने हो थी। और यह हमें विरास्ता नदी, विरास्ता 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 युद्ध कह सकते हैं, सॉरी, विरास्ता का युद्ध या हाइड स्पीड, हाइडे स्पीड, हाई स्पीड कहा जा सकता है, क्योंकि यह जो जगह थी वो ऊंचाई पे थी, इसलिए इसको हाई स्पीड कहा जाता है, हाइड स्पीड कहा जाता है, हाइड स्पीड का युद्ध। आप देखेंगे कि जो यह युद्ध है इसका जो नाम है, मैंने आपको बता दूं कि जो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया उस युद्ध का नाम हाइड स्पीड है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हाइड स्पीड का युद्ध है और जो विरास्ता का युद्ध है, आप दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको विरास्ता देखने को मिलेगा, कहीं पे विरास्ता का युद्ध आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे हाइड स्पीड का युद्ध देखने को मिलेगा। तो वह यह सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सिकंदर की जो सेना थी वह काफी ज्यादा थी, हालांकि ऐसी नहीं थी कि ज्यादा नहीं थी, पर उन्होंने हाथियों को देखने के बाद सिकंदर के मुख से ये सारी बातें निकलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी 2-4 लाइनें ज्यादा ही होंगी, ये मैंने लिखा थोड़ा कम है। इसमें मैं आपको बता दूं, वो कहता है कि यह युद्ध
असामान्य असाधारण मनुष्यों के साथ है, जो कि जंगली जानवर को यह देखता है, हाथी को, तो ऐसा कहता है। उस प्रकार से हम देखेंगे कि ऐसे जो तमाम चीजें थी वो हमें देखने को मिलती है। तो एक जो पृष्ठभूमि है वह तैयार हो जाती है पोरस और सिकंदर के युद्ध की। तो हम इसके आगे की चीजें अभी मैं इसको साफ कर लेता हूँ। आप चाहें तो उसका नोट्स आप इसको नोट कर लें, ताकि मैं इसको साफ करके इसके आगे की जो बातें हैं वो आपको बताऊं। इसके आगे की बातें हैं वो मैं आपको बताऊं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अब एक जो पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है हाई स्पीड के युद्ध की। युद्ध की युद्ध या विरासता का युद्ध का युद्ध। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पोरस की सेना में थे वह 600 हाथी और 600 हाथी और आपको 5000 घोड़े और 1500 रथ और 25,000 पैदल सेना आपको देखने को मिलती है। अब देखेंगे कि सिकंदर के पास एक टुकड़ी, सबसे पहला जो टुकड़ी उसने भेजा, सिकंदर ने पोरस के पास जो सबसे पहली टुकड़ी भेजी वह पोरस के मित्र पोरस के मित्र पेरुस पेरुस के नेतृत्व में भेजी। सबसे पहले सिकंदर ने अपने सानिध्य में एक अपनी यानी कि पेरुस से पहले एक अपने सानिध्य में टुकड़ी भेजी, जिसे पोरस ने क्षण भर में यानी कि कह सकते हैं कि जो आधा टाइम होता है यानी कि आधा पहर का टाइम था उसके अंदर ही उसने समाप्त कर दिया। तो जब यह देखता है कि जब सिकंदर यह देखता है कि पोरस ने उसकी सेना को तिनके की भांति काट के रख दिया, तो वह उसके मित्र के साथ और एक और थे आम्बी के नेतृत्व में, पेरुस और आम्बी के नेतृत्व में, और आम्बी के नेतृत्व में एक सुसंगठित जो कि पूरा मोर्चा था वो एक साथ सिकंदर पेरुस और इनके साथ सानिध्य में भेजता है। तो वह आपको बता दें कि इस युद्ध में जब पेरुस जाता है पोरस के पास, तो पोरस इनसे हार जाता है, यानी कि यह आत्मसमर्पण करवा लेता है। पेरुस 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 पोरस से आत्मसमर्पण करवा लेता है। तो आप देखेंगे कि अब पोरस जो है इस युद्ध में हार चुके थे। आपको पता है कि पोरस तो हारने ही वाले थे, क्योंकि इतनी सारी जो सेना थी वो थी, और प्लस जो घर के भेदी थे वो भी इनके साथ थे, यानी कि समझ लीजिए कि जो इनके मित्र थे वो भी अब दुश्मनों के साथ हो चुके थे। तो इनकी जो जानकारियां थी वो लीक हो चुकी थी कि इनकी सेना में क्या है कैसे हैं। अब आपको बताएंगे कि जो इनकी सबसे ज्यादा जो इनको घात मतलब कि आप इस देखेंगे कि ये युद्ध हारने की जो कारण थे, यानी विरासता का युद्ध, हाई स्पीड का युद्ध, युद्ध हारने का जो कारण था, युद्ध के हारने का कारण, युद्ध के हारने का कारण है, सबसे पहला आपको जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो इनके मित्र थे वो अब इनके साथ हो गए, इनके दुश्मन हो गए थे, यानी कि जो मित्र थे वो सिकंदर के साथ मिल गए थे। तो इन्होंने जो जानकारियां थी वो लीक कर दी, यानी कि जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो पहला पॉइंट है कि इनके युद्ध का विफल होने का जो कारण था कि पोरस की इतनी इतनी जो बड़ी सेना थी, इतनी युद्ध कौशल वाली सेना थी, जब परास्त की हुई, उसमें जो पहला आपको कारण देखने को मिलता है कि मित्रघात, मित्र
घात कि यह मित्र जाके सिकंदर से मिल जाते हैं और उसके बाद इनकी जो जानकारियां होती है वह सारी की सारी सिकंदर के साथ शेयर कर देते हैं। तो यह देखेंगे कि हार्डी स्पीड की जो युद्ध है इस सबसे पहला जो उसमें पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये है। उसके बाद हमें दूसरा जो पॉइंट देखने को मिलता है वो जलवायु का परिवर्तन। आप देखेंगे वातावरण परिवर्तन, कह सकते हैं मौसम का परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन। जो मौसम का परिवर्तन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जिस समय मतलब आप देखेंगे कि युद्ध के पहले पहर यानी कि जो युद्ध के दो पहर होते हैं, पहले पहर में जो था वो पोरस विजयी हो रहा था, यानी कि आप देखेंगे पहर में पोरस विजयी होता हुआ आपको दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा पहर स्टार्ट होता है, यानी कि जब युद्ध का दूसरा पहर जो है वो स्टार्ट होता है तो उस पहर में क्या होता है कि बारिश होने लगती है, यानी कि आप देखेंगे कि बसंत का मौसम है। सबसे पहला आपको मैंने पॉइंट यही बताया कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया है उस समय बसंत का मतलब जो था वो मौसम चल रहा था, यानी कि जो अभी बसंत का मौसम है यही मौसम उस समय चल रहा था कि भारत में उस समय भीषण बारिश हो रही थी। तो जो एक युद्ध हारने का कारण है वो यह है कि मौसम का परिवर्तन। तो आप देखेंगे कि युद्ध के पहले पहर में आपको मौसम जो है वो एकदम ठीक-ठाक देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा पहर है उसमें हम देखते हैं कि पोरस का मतलब की जो सेना थी वो मौसम खराब होने के कारण जो उसके सबसे पहले आप देखेंगे कि रथ थे वो किसी काम के नहीं रह गए थे। यानी आप देखेंगे कि जो रथ होता है उसको चलने के लिए एक समतल भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको देखेंगे कि एकदम समतल जो जगह होती है उसमें रथ चलता है। तो इसकी जो रथ सेना थी वो कीचड़ में फंस जाने के कारण रथ सेना कीचड़ में फंस जाने के कारण जो किसी काम की नहीं रह गई थी। यानी कि आप देखेंगे कि जो सिकंदर की जो रथ सेना थी जो सिकंदर का सबसे कह सकते हैं कि 1500 रथ उस समय सॉरी 2500 रथ उसके थे। तो वो जो सबसे उसमें जो कह सकते हैं क्योंकि जो वीर जो लोग थे वह रथों में ही आप जानते हैं कि सबसे पहले जो युद्ध लड़े जाते थे उसमें जो महारथी होते थे वो रथ में रहते थे, यानी कि महारथी का कहना का मतलब वो जो शब्द है वही उसी में आपको देखने को मिल रहा है कि रथ शब्द का प्रयोग हो रहा है कि जो महा युद्ध के जो विशेष जानकार होते हैं वो रथों में ही अपने युद्ध को आगे करते हैं। तो आप देखेंगे कि कीचड़ में रथों के फंस जाने के कारण से जो युद्ध है उस वो हार का एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो मौसम का परिवर्तन होने के कारण आपको कीचड़ में फंसे हुए रथ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि इनकी जो हाथी सेना थी, आपको बता दें कि जो इनकी हाथी सेना थी हाथी सेना थी उसका क्या हुआ कि हाथी सेना जो थी कुछ जो यहाँ के आपको बता दें कि विदेशी को तो हाथी के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं, लेकिन जो यहाँ के शासक थे इन्होंने अपने मंत्रियों से यह कहलवा दिया सिकंदर को कि आप बता दीजिए कि हाथी के सामने आग फेंकने से, यानी आप आग फेंकेंगे हाथी के सामने आग फेंकेंगे तो वह डरते हैं। यानी आप देखेंगे कि जब हाथियों के सामने आग फेंका जाएगा तो वह डर के पीछे भागेंगे और पीछे थी पोरस की सेना। आपको बता दें कि हाथियों के जस्ट पीछे ही पोरस की सेना थी। पोरस की सेना थी। इस कारण से कुछ जो सैनिक थे वो हाथियों से दब जाते हैं, यानी कि उनसे उनके पैरों के नीचे आके जो थे वो पैरों के नीचे आ जाते हैं। उस कारण से काफी सेना की जो लॉस होती है वो पोरस को होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाथियों के पैरों पर हाथियों के पैरों पर हाथियों के पैरों पर फावड़ा से, यानी कि जो आप अगर किसी का कार्य करते हो आपके गांव में कोई अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि फावड़ा क्या होता है। फावड़े से वार किया जाता था, यानी कि उनके जो पैर थे उन पे फावड़े से वार करते थे। तो उस कारण क्या होता था कि हाथी जो होती थी वो तिलमिला जाती थी
उस कारण आप देखेंगे कि उनके ही हाथी जो थे वो उन्हीं के सेना पे भारी पड़ने लगे। इस कारण से आप देखेंगे कि पहला जो कारण आपको देखने को मिलता है वो मित्रघात देखने को मिलता है, और जो दूसरा कारण वो देखने को मिलता है वो जलवायु परिवर्तन का कारण सबसे जो मोस्ट है वो मित्रघात और जलवायु परिवर्तन है। कुछ अंदरूनी कमियां भी आपको देखने को मिलेगी कि पोरस की जो सैनिक थी वह भयभीत हो जाती है इन इन सारे घटनाओं को घटते हुए देखते हुए। आप जो देखेंगे कि पोरस की जो सैनिक है वह इन घटनाओं से को जब देखती है कि जो इनके हाथी थे वो इन्हीं के ऊपर आक्रमण करने लगे थे, और जो रथ सबसे जिस उम्मीद थी जो पोरस को रथ से, वो रथ जो रथकारी थे यानी जो महारथी थे वो सारे के सारे कीचड़ में फंस जाते हैं और उनकी जो है वो किसी काम के नहीं रह जाते। तो इस कारण से हम देखेंगे कि इस इन इनकी जो हाथी की सेना थी और जो रथ की सेना थी वो विफल हो जाती है, और देखेंगे कि सिकंदर क्यों आगे होता है यानी क्यों जीतता है। सिकंदर के जीतने के कारण थे क्या, आप देखेंगे कि जो इनके मतलब अपवाद समझ लीजिए कि जो इनके में कारण हारने के रहे होंगे वही सेम कारण उनके जीतने के रहेंगे कि जलवायु का परिवर्तन। और देखेंगे कि सिकंदर सबसे ज्यादा घोड़े लेकर आया था, यानी कि घोड़ों की सेना घोड़ सेना सिकंदर लेकर आया था सबसे ज्यादा। सिकंदर के सेना में ज्यादातर आपको देखने को जो मिलेंगे वो घोड़सवार ही देखने को मिलेंगे, यानी कि जो घुड़सवार थे वो सबसे ज्यादा थे सिकंदर के। और यही कारण थी कि आप देखेंगे कि हाथी भी जो थी उसकी जो रफ्तार थी वो धीरे थी, और जो घोड़े थे उनकी रफ्तार थोड़ी तेज होती थी, वो जल्दी से सेना के मतलब ऊपर थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हाथी पे बैठा हुआ इंसान भले ही ऊपर था, वो कीचड़ में फंस जाने के कारण हाथी गिर जाती थी और उसके पैरों में फावड़े का प्रयोग करके उसे जख्मी बना दिया जाता ताकि वो अपने ही सेना को कुचले, और उसके सामने आग फेंक दिया जाता था। इस कारण से जो हाथी वाली सेना थी ये एकदम से बेकार हो जाती है। उसके बाद आप देखें कि जो रथ सेना है वो मैंने आपको बताई कि बारिश पहले पहर में तो रथ सेना बहुत ज्यादा मतलब जो है वो अच्छा प्रदर्शन करती है युद्ध में। उसके बाद आप देखेंगे कि कीचड़ में फंस जाने के कारण रथ सेना भी बेकार हो जाती है। और लेकिन जो सिकंदर के सबसे ज्यादा विजयी होने का जो कारण रहा है वो उसका घोड़सेना रहा है, उसके तेज तर्रार घुड़सवार रहे हैं जिन्होंने पूरे युद्ध का जो माहौल है वो आप देखेंगे कि पलट के रख दिया। जो युद्ध सिकंदर पहले पहर में हार रहा था वो दूसरे पहर आते आते वो जीत जाता है। और ये तो मैंने आपको एक जो नतीजे थे वो आपको दिखा दिए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर इम्पोर्टेंट थे कि हाई स्पीड की जो युद्ध होता है सिकंदर और पोरस के बीच में, उसमें पोरस क्यों हारता है, यह एक मेजर पॉइंट जो था वो मैंने आपको बताया। तो ये थी। उसके बाद हम देखेंगे कि सिकंदर को जब पोरस हार जाता है तो उसके ऊपर पोरस के शरीर पर पोरस शरीर पर टोटल 9 घाव लगे थे। 9 घाव लगे थे। ये घाव छोटे नहीं थे, आपको बता दें कि जो 9 घाव लगे थे वो छोटे घाव नहीं थे, वो बड़े घाव थे। ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा चाकू यहाँ पे लग गया तो एक घाव हो गया, ऐसा नहीं था। जो 9 बड़े घाव थे वो ऐसे थे, वो जानलेवा घाव के आपको अंश जो लगे थे देखने को मिलते हैं। उस प्रकार से देखेंगे कि जो पोरस का मित्र पोरुस है सॉरी पेरुस है, वह पोरस को आत्मसमर्पण करवा लेता है। उसके बाद वो सिकंदर के पास लेकर आता है तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि अब बताओ अब तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो जो पोरस था उसने सीना उठाकर कहा, यानी कि सर उठा के कहा कि जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है, आप सेम वही कंडीशन मेरे साथ अप्लाई करें और आप वही करें। इस बात को जब इस बात को सुनता है तो सिकंदर का जो अंदर से उसे ऐसा महसूस होता है कि अब इस व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, इसे अपना मित्र बना लेना चाहिए। और सिकंदर इस मतलब पोरस को अपने सीने से लगा लेता है और इसके राज्य को सिकंदर को वापस, यानी पोरस का जो राज्य था वो पोरस को वापस कर देता है और पोरस से यह वचन लेता है कि आप अब हम जो आगे युद्ध लड़ेंगे उसमें आप हमारा साथ देंगे। और हारे हारे होने के कारण पोरस इस प्रस्ताव को मान लेता है और अपनी सेना और अपना जो सामर्थ्य होता है वह सिकंदर को समर्पित कर देता है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि जो पोरस था वह भी सिकंदर के सामने नतमस्तक हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद जो हम अब देखेंगे कि सिकंदर के बाद, यानी कि अब हम पोरस के बाद जब चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पोरस जब युद्ध होने के बाद आपको एक नाइस जाति मिलती है। अब ये तो रहा मैंने आपको पोरस के बारे में बताया जो कि
इनके बारे में जो एक पूरी जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे, यानी कि आगे का जो युद्ध होता है, यानी कि पोरस को हराने के बाद जब सिकंदर इन सभी से युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि नाइस जाति एक थी, नाइस जाति। इस जाति का आपको एक वो बता दे कि यह जाति बिना युद्ध की आत्मसमर्पण कर देती है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि पोरस से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर ने किससे युद्ध किया था। तो नाइस जाति थी, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, बिना युद्ध लड़े, बिना युद्ध लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद अब आप देखते हैं कि जो यह जाति थी इसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद हमें एक अस्मक जाति, एक अस्मक गढ़ राज्य में देखने को मिलती है। इसके बारे में अभी बताता हूं मैं। अस्वक, इस बात को आप नोट रखिएगा, ये जो जाति है, ये जो गढ़ राज्य है यह अस्वक के नाम से है, जो पश्चिम उत्तर भारत में पाया जाता था, ना कि ये दक्षिण भारत का आप महाजनपद न समझिएगा। क्योंकि कितने लोग, क्या होता है कि यह इस गणराज्य को जो एक दक्षिण भारत में हमें 16 महाजनपद में देखने को मिलता है, अस्मक, उससे तुलना करने लगते हैं। तो ये वो गणराज्य नहीं है। इसके बारे में बता दूं कि इस गणराज्य के बारे में एक जो आपको बात बताऊं कि युद्ध में सिकंदर से लड़ने के दौरान, युद्ध में सिकंदर से लड़ने के दौरान, यहाँ पे लिख देता हूँ, युद्ध में सिकंदर से लड़ने के दौरान इस राज्य के सारे पुरुष मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इस राज्य के सारे पुरुष मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, घाट उतार दिए जाते हैं। उसके बाद जो युद्ध का आगे, यानी कि जो आगे का नेतृत्व युद्ध का किया है, वो यहाँ की आप देखेंगे कि सिकंदर से युद्ध के दौरान इस जाति के जो पुरुष थे, यानी कि आप देखेंगे कि जो पुरुषों की संख्या थी वो समाप्त हो जाती है, यानी कि सारे पुरुषों को सिकंदर के जो सैनिक थे वो मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद जो युद्ध का नेतृत्व संभालती हैं वो कृपी हैं, यानी कि इस अब जो कि पुरुषों की जब संख्या समाप्त हो जाती है तो युद्ध में जो औरतें होती हैं वो भाग लेती हैं। यानी कि आप देखने को मिलेगा इतिहास में ये पहला आपको घटना देखने को मिलेगा जहाँ पे सिकंदर के, यानी कि यूनानियों के खिलाफ युद्ध में महिलाएं उतरी थी। भारत में वो पहली आपको, और शायद आपको उसके बाद आपको सीधा झांसी की रानी देखने को मिलेंगी जो युद्ध में लड़ने के लिए उतरती हैं। तो ये पहली ही ऐसी आपको रानी देखने को आपको ऐसी पहली जो गणराज्य है वो आपको देखने को मिलेगी कि जहाँ की जाति, जहाँ की पुरुषों की संख्या खत्म हो जाने के बाद वहाँ की महिलाओं ने युद्ध का नेतृत्व संभाला, यानी कि महिलाओं ने युद्ध का नेतृत्व संभाला, युद्ध का नेतृत्व संभाला। और इन जो यहाँ की क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ की शासिका थी, यानी जो यहाँ की रानी थी, रानी, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रानी, रानी कृपी। आपको कृपी, यानी कि कृपी, रानी का जो नाम था वो कृपी था। इन्हीं के नेतृत्व में इस राज्य की जो महिलाएं थी वो युद्ध लड़ती हैं सिकंदर से और सिकंदर को जख्मी कर देती हैं, यानी सिकंदर को और सिकंदर के साथियों को जो महिलाएं थी वो जख्मी कर देती हैं। उस कारण
सिकंदर ने इन सारी महिलाओं को यानी कि इस राज्य की महिलाओं को मौत के घाट यानी अपनी तलवार को निकालता है और कहता है कि इस सारी महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाए और इस राज्य की महिलाओं बच्चों जो भी थे यानी बूढ़े बच्चे जो भी थे, महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, उन सारे महिलाओं को या उस नगर के वासियों को सिकंदर के जो सैनिक थे वो मौत के घाट उतार देते हैं और इसी इसी कृत्य को यानी इस जो कृत्य को काफी आलोचना होती है सिकंदर की हमें आलोचना जो देखने को मिलती है वो इसी कृत्य के कारण होती है कि युद्धों की सेना खत्म युद्ध में पुरुषों की सेना खत्म होने के बाद भी युद्ध जारी रहा और यहाँ की जो रानी थी और उनका नाम कृपी था। वह स्वर्गवासी, आपको बता दें कि जो कृपी रानी थी वह स्वर्गवासी शासक की माता थी। स्वर्गवासी शासक की माता थी। आप देखेंगे कि स्वर्गवासी जो शासक थे उनकी यानी कि जब आप देखेंगे कि युद्ध में सारे पुरुषों की संख्या समाप्त हो जाती थी, उसमें राजा भी थे जो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उसके बाद उन स्वर्गवासी शासक की जो माता थी कृपी, वह आगे का जो युद्ध होता है उसका नेतृत्व संभालती हैं और अपने राज्य की महिलाओं के साथ सिकंदर से युद्ध लड़ती हैं और सिकंदर से युद्ध लड़ने के दौरान सिकंदर जख्मी हो जाता है और यह अपनी सेना को आज्ञा देता है कि आप इस राज्य की सभी नर नारी, छोटे बच्चे, गर्भवती महिला जितने भी हैं सबको आप मौत के घाट उतार दीजिए। और इसी कृति को यानी कि आपको इस बात को नोट करना लेना चाहिए क्योंकि आपको यूपीएससी में भी एक आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण सिकंदर की आलोचना की जाती है। यानी सिकंदर को के चेहरे पे कह सकते हैं कि जो उसके चरित्र पे एक काला धब्बा देखने को मिलता है वह यही है। और आप देखेंगे कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में नरसंहार किया था उसमें भी उनको दिया था यानी कि उनके भी जो चरित्र पे वो एक धब्बा लगा था वो यही था। और आप महान अकबर यानी कि आप जब मुगल शासक को देखते हैं तो मुगल शासक के यानी अकबर के ऊपर भी एक ऐसे ही काले धब्बे को देखने को मिलता है। अगर आप जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि जो अकबर थे यानी मुगल साम्राज्य के जो शासक थे अकबर महान कहा जाता है, उनके भी चरित्र पे एक ऐसे ही काले धब्बे हमें देखने को मिलते हैं जिसमें उन्होंने मालवा के साथ जो मालवा एक नगरी थी वहाँ की सारी मतलब कि औरतों ने जौहर कर लिया था। तो ये प्रथा आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो युद्ध लड़ती हैं सिकंदर से और सिकंदर उस युद्ध में जख्मी हो जाता है। उसके बाद सारी महिलाएं जो थी इनको मौत के घाट पे उतार दिया जाता है और प्लिनी और स्ट्रैबो और आपको एक टोसियस नामक विद्वान है जिन्होंने इस कारण सिकंदर की घोर आलोचना की है। आपको बता दें कि सिकंदर की घोर आलोचना की है। उसके बाद हमें देखने को अब ये जो हमारी जाति है वो यहाँ पे खत्म होती है। और यहाँ से एक बार और आपको बता दें कि इस राज्य से यानी इस राज्य से सिकंदर 2,30,000 बैल, आप देखेंगे कि जो यह राज्य था वह काफी ज्यादा समृद्ध था। आपको बता दें कि यह राज्य काफी समृद्ध था और यहाँ से आप समझ लीजिए कि 2,30,000 बैल सिकंदर अपने यूनान भिजवाता है। यानी कि यहाँ से जीतने के बाद यहाँ से जो सारी चीजें थी उसको लूटने के बाद 2,30,000 बैल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,30,000 बैल वह प्राप्त करता है और उसे यूनान भिजवाता है। आपको बता दें कि जो बैलों की संख्या आपको देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में जिसके पास एक गाय हुआ करती थी वो कितना ज्यादा समृद्ध माना जाता था। और जिस राज्य में इतने सारे बैल हों तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या होगा। और वो काफी प्राचीन काल में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो राज्य है वो काफी ज्यादा समृद्ध हमें देखने को मिलता है, जहाँ से कि 2,30,000 बैल जो है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा युद्ध की जो हमारा अगला पॉइंट है वह घूमता है मालवा 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 एवं क्षुद्रक, माफ कीजिए क्षुद्रक है एवं
शूद्रक शूद्रक जाति एवं ब्राह्मण। आप देखेंगे कि ब्राह्मण ने भी इस युद्ध में सिकंदर के खिलाफ भाग लिया है। ब्राह्मण जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो मालवा और क्षुद्रक थे, इन्होंने संगठित होकर सिकंदर से युद्ध लड़ा है। और सिकंदर ने इन सभी का, यानी कि आप जानते हैं कि जहाँ पे छोटी सेना होती है और बड़ी सेना है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि जो सिकंदर है वह इन सभी को परास्त कर देता है। उसके बाद इस राज्य के जो ब्राह्मण थे, यानी कि आपको बता दें, एक लेख मिलता है कि इस राज्य के 5000 ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने अपनी लेखनी, यानी कि जो लिखने की पद्धति थी, उसको छोड़कर तलवार उठा लिया था। तो आपको बता दें कि 5000 ब्राह्मण लेखनी पद्धति को छोड़कर तलवार उठा लिया था। लेखनी पद्धति को छोड़कर तलवार उठा लिया था। सिकंदर के खिलाफ तलवार उठा लिया था। सिकंदर के खिलाफ तलवार लिया था और लड़ते लड़ते 5000 ब्राह्मणों ने अपने प्राण को त्याग दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लड़ते लड़ते 5000। यह एक आपको सेगमेंट भी देखने को मिलेगा। एक हीरो ट्रेविलियर नामक एक विद्वान है, उन्होंने एक सेगमेंट दिया है कि 5000 ब्राह्मण थे इस राज्य के, जिन्होंने अपनी लेखनी की पद्धति को छोड़कर और तलवार उठा लिया और लड़ते लड़ते सिकंदर के खिलाफ अपने प्राणों को त्याग दिया। इस चीज को भी, इस घटना को भी सिकंदर के लिए एक घृणित कृत्य माना जाता है। लेकिन जो अस्वक नामक जो राज्य है, इसकी जो पुष्टि है वो काफी ज्यादा विद्वान ने करते हैं। और सिकंदर के चरित्र पे ये एक काला धब्बा के रूप में उभर के हमें सामने देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो मालवा की शूद्रक और ब्राह्मण जाति थी, उनके ऊपर जो हमारी बात थी उसको भी हमने देखा। अस्मक के बारे में मैंने बताया और बाकी की जो चीजें हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे मालवा के शूद्रकों के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम देखेंगे ओनरस। एक ओनरस नामक कह सकते हैं कि राज्य था, जिसका यह मतलब उस राज्य को ऐसा माना जाता था कि इसे हमारे जो कृष्ण थे, यानी जो श्री कृष्ण थे, यानी इन्हें हेलोक्लीज ऐसा कहा गया है। हेरो जो हमारे हैं वो हेराक्लीज। को जगह तो नहीं दिख रहा, एक बार रुकिए साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज समझाता हूँ। आप इस सभी चीजों का, यानी कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस सभी चीजों को आप जरूर से जरूर नोट कर ले, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपको, ये जो फैक्ट हैं वो आपको सभी जगहों पे देखने को नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं पे देखने को आपको मिलेंगी। काफी ज्यादा आपको जब स्टडी करेंगे तब जाके आपको चीजें मिलेंगी जो आपको हिस्ट्री 365 पे आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये जो चीजें हैं वो आपको बेसिक नॉलेज से लेकर के एक जो प्रतिष्ठित पेपर या एग्जाम होते हैं वहां तक की नॉलेज का जो सामान है या साधन है वो मैं आपको हिस्ट्री का दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि सिकंदर के युद्ध में मैं एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं छोड़ा है। हालांकि उसके घोड़े के बारे में भी नहीं बताया है, जो कि उसका नाम बुहराल है। अभी घोड़े के बारे में नहीं बताया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे कि अब जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, और जो ये चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको अश्वक के बारे में बताया, ये चीजें आपको जो है वो बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगी। अगर आपको देखने को भी मिलेगी तो एक आध पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एक ऐसी राज्य थी जहाँ पे, यहाँ एक ऐसा राज्य था जिन्होंने सिकंदर के खिलाफ वहाँ पे उनकी महिलाओं ने युद्ध लड़ा था। आपको बस इतना ही चीज देखने को मिलेगा। मैंने वहाँ के शासिका के नाम बताए कि जो शासिका थी वो स्वर्गवासी राजा की माता थी, और वहाँ पे जो बैल प्राप्त हुए उनके बारे में बताया। ऐसी तमाम चीजें थी। और मैंने ये भी बताया कि सिकंदर के चरित्र पे जो ये एक घृणित यानी कि कलंकित जो है वो यही चीज लगा हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया। और काफी जो इतिहासकारों ने उसकी इस कारण सिकंदर की आलोचना की है, मैंने ये बात भी आपको बताई। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैंने ऐसा जो
सारी चीज़ें हैं उसको मैंने छोड़ा एक भी नहीं है। आपको आपकी परीक्षा के लिए सपोर्ट से जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं थ्योरी के माध्यम से और अपने लेक्चर के माध्यम से कहानी के माध्यम से आपको सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराता हुआ चल रहा हूँ। एक भी ऐसा तथ्य है जो छोड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अब जो हमारा आगे का है, यानी कि हम देखेंगे कि जो हमारा आगे का वो कह सकते हैं कि जो आगे का हमारा राज्य है उसका नाम है ऑनर सॉरी ऑनरस। ऑनरस यह एक छोटे से राज्य का, यानी कि कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण कृत हुआ एक राज्य था, जिसे ऐसा मतलब कि यूनानी जो शासक हैं, यानी जो यूनानी लेखक हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि श्री कृष्ण भी इस राज्य को ध्वस्त नहीं कर पाए थे। यानी कि आप बता दें कि श्री कृष्ण यानी कि उनकी भाषा में आपको एक बात और बता दूं, यूनानियों की भाषा में जो श्री कृष्ण है उनको हेराक्लीस कहा गया है। हेराक्लीस कहा गया है। आपको इस बात को भी नोट कर लेना चाहिए कि आपको एक जो तथ्य है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि श्री कृष्ण को आपसे पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण को यूनानियों ने किस नाम से संबोधित किया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जब मैंने 16 महाजनपद पढ़ाए थे तो उसमें जब सुरसेन के बारे में बताया था तब भी मैंने सुरसेन और मथुरा के बारे में बताया था। वहाँ भी मैंने श्री कृष्ण के बारे में बताया था कि उनको हेराक्लीस कहा गया है, और मथुरा के बारे में बताया था कि जो सोरोनोमोई नामक स्थान है, यानी कि सुरसेन को सोरोनोमोई कहा गया है और जो मथुरा है उसको मोथोरा कहा गया है यूनानियों की भाषा में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 16 महाजनपद में ही दे दी थी। तो आपको इस अनुसार जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती हुई चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो इस राज्य का नगर था, यानी कि इस राज्य का जो दुर्गीकरण इतना मजबूत हुआ था या इतना कह लीजिए कि समृद्ध था, यानी कि इतना मजबूत बनाया गया था, जिसे हमारे श्री कृष्ण ने भी ध्वस्त नहीं किया था, उसे यूनानियों ने ध्वस्त कर दिया। आपको एक चीज बता दें कि यूनानियों का जो एक आपको नेचर देखने को मिलेगा, वो अपने आप की जो बड़ाई है वो थोड़ी ज्यादा करते हैं। आप समझ लीजिए कि जहाँ पे वो अपने हमारे श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जिस चीज को जिस राज्य को श्री कृष्ण ने नहीं हरा, यानी कि हरा पाए थे, उस राज्य को सिकंदर हरा देता है। तो समझ लीजिए कि उन्होंने पोरस के बारे में जब इतनी सारी बातें कह दी तो उस समय पोरस का क्या स्थान रहा होगा। तो आपको इस कुछ चीजें ऐसी पॉइंट होती हैं जो हमें देखने को मिलती है कि प्राचीन काल में हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं वो कुछ इस प्रकार से कि यूनानियों ने अपने आप को बढ़ाने के लिए भारतीयों को किस प्रकार से उनको दबाया है। यानी कि देखो कि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो थे उन्होंने इस राज्य को ध्वस्त नहीं कर पाए थे जिसे सिकंदर ने ध्वस्त किया था। ध्वस्त किया था। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ये बातें हैं वो हमारी कही हुई बातें नहीं है, जो उनके इतिहासकार यानी लेखक जो कहते हैं मैं उन्हीं के आधार पे कहता हूँ। और इसी कारण इस नगर के बारे में जो यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने क्रमबद्ध जो वर्णन दिया है, यानी कि आपको इस नगर के बारे में इस नगर के बारे में अ, पूरा वर्णन देने का, यानी कि जो पूरा वर्णन है वो देने का प्रयास यूनानियों ने किया है। नगर का पूरा वर्णन देखने को मिलता है। इसलिए उन्होंने इसका वर्णन किया है कि आप देखिए कि जो आपके कह सकते हैं जो आपके भगवान है उन्होंने इस चीज मतलब भगवान है उन्होंने इस नगर को ध्वस्त नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए कि हमारे सिकंदर ने कर दिया। यानी कि सिकंदर जो है वो भगवान आपके जो प्रभु हैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इनकी सारी बातें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे उरुवेला, एक हमें और जो राज्य देखने को मिलेगा। इस राज्य के बारे में आपको पहले ही एक बात बता दूं कि जो यह राज्य है उसके उसने न तो आत्मसमर्पण किया और न ही युद्ध लड़ा। आपको बता दें कि न तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया और न तो सॉरी माफ कीजिएगा, न तो इन्होंने युद्ध लड़ा और न तो आत्मसमर्पण ही किया, इन्होंने अपने बाल बच्चों समेत
इनके बारे में बता रहा हूँ कि यह जो राज्य थे, सबसे पहले आपको जो जौहर प्रथा का देखने को मिलेगा वो इसी राज्य से इसी कबीला से देखने को मिलेगा, इसी गणराज्य से देखने को मिलेगा। इन इन लोगों ने ना तो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और ना ही अपनी पराजय स्वीकार की, यानी कि आत्मसमर्पण किए बिना अपने बाल बच्चों समेत, यानी कि अपने बच्चों समेत बाल बच्चों समेत आग में कूद गए। आग में कूद गए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो यह कृत्य है, ये हमें राजपूतों के जौहर प्रथा का एक कह सकते हैं कि जो पहले देखा जाता है, यानी कि एक अनुमान कह सकते हैं कि जो हमें एक पहला उदाहरण देखने को मिलता है, जो समस्त राज्य के लोग युद्ध युद्ध से न तो डरे और न ही लड़े, न तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण ही किया, वह जलती हुई आग में कूद जाते हैं। यानी कि राजपूतों के अनुसार जो आप देखेंगे कि आप जब जब आप देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती देवी को देखेंगे तो उन्होंने अपनी आबरू बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अग्नि में कूद जाती हैं। समस्त 10,000 राजपूतानी औरतों के साथ वह अग्नि में कूद जाती हैं। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो राजपूती राजपूतों का जौहर प्रथा का जो पहले ही दर्शन होता है, जो पहला हमें इतिहास में एक उल्लेख देखने को मिलता है, एक साक्ष्य देखने को मिलता है, वो इसी नगर से देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको लिख रखा है पहले से ही कि इसका जो नाम है आगा ला रुसोई। आगा लारू सोई जो है नाम है, आपको देखने को मिल रहा है। इस थोड़ा सा नाम क्लिष्ट है, इसलिए मैंने इसको पहले से नोट कर रखा था ताकि आपको जो जानकारी हो वो इसके बारे में मैं दे दूं। तो यहाँ के जो वासी थे, यानी कि जो नगर के सारे लोग थे, उन्होंने सिकंदर के सामने न तो आत्मसमर्पण किया और न तो अपनी पराजय को ही स्वीकार किया। उन्होंने अपने बाल बच्चों समेत आग में कूद जाते हैं, जिसे हमारे इतिहासकार, यानी कि जो कुछ इतिहासकार हैं, वह राजपूतों के जौहर प्रथा का एक जो हमें पूर्वालोकन, यानी कि जो हमें एक साक्ष्य देखने को मिलता है, सबसे पहला जो साक्ष्य हमें देखने को मिलता है वो इसी नगर से देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पंजाब की कठ जाति है, अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पंजाब की कठ जाति। पंजाब की कठ जाति। कट जाती। आपको पहली बात एक बात और बता दें कि पंजाब को 1947 के पूर्व जो आज का कह सकते हैं जो लाहौर है और जो हमारा सिंध प्रांत है, यानी कि आपको देखेंगे कि पंजाब को जब भारत की आज़ादी होती है, भारत का विभाजन होता है, तो पंजाब को दो भागों में बांटा जाता है। एक पंजाब वो है जो कि पाकिस्तान में है, जो कि लाहौर है, और एक पंजाब वो है जो हमारा है, अमृतसर है। यानी कि समझ सकते हैं कि जो अमृतसर का पंजाब है वो इंडिया में है और जो लाहौर का पंजाब है वो पाकिस्तान में विभाजन के समय जा चुका है। तो पंजाब का जो दो भाग है वो हमें देखने को मिलता है। तो जो पहली जाति हमें देखने को मिलती है वो यही है, पंजाब के जो जाति है, पंजाब की कठ जाति। इनके बारे में एक सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इनके बारे में कर्टियर का कर्टियर के अनुसार कर्टियर के अनुसार इन लोगों ने जिस युद्ध पद्धति का, यानी कि जो युद्ध पद्धति को अपनाया था, वह पद्धति हमें समकालीन किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलती। यानी कि जो इनका युद्ध पद्धति था वो उस समय काफी ज्यादा विकसित था। अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे विकसित था। जो युद्ध पद्धति थी वो कैसे विकसित थी वो मैंने आपको बताया कि कर्टियर के अनुसार हमें इनकी जो युद्ध पद्धति है, यानी पंजाब की जो कठ जाती थी, इनकी जो युद्ध पद्धति हमें देखने को मिलती है, वह
प्राचीन काल के उस समय के समकालीन जो राज्य थे, यानी कि उस समय इन लोगों के साथ जो राज्य थे, यानी कि जो इनके अगल बगल के राज्य थे, उनसे अगर इनकी तुलना की जाए तो उस समय ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि श्रेष्ठ थे युद्ध में, ये सबसे श्रेष्ठ थे युद्ध में। यह समकालीन समकालीन सभी शासकों से श्रेष्ठ थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पंजाब की कट जाती है, इनके बारे में बताऊं, सबसे पहले तो इन्होंने जब सिकंदर को देखा कि हमारे नगर की तरफ बढ़ रहे हैं या हमारे नगर की तरफ आक्रमण कर रहे हैं, उन्होंने अपने यानी कि जो पंजाब की कट जाती थी, उन्होंने अपने जो उनकी राजधानी थी उसको चारों तरफ से रथों से घेर दिया। यानी अपनी राजधानी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपनी राजधानी को राजधानी को चारों ओर से रथों से घेर दिया से घेर दिया। और जब यह युद्ध में हारते हैं, यानी कि जब इनको युद्ध में पराजय मिलती है, तब जो सिकंदर है, इनसे इनकी जो नौसेना, पहले एक बात और आपको बता दूं कि जो इनकी नौसेना थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी। इनकी नौसेना प्राचीन काल में इनकी जो नौसेना थी वो काफी ज्यादा हमें उत्तम, और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे कि सिकंदर को इन्होंने अपन जब ये हार जाते हैं, उसके बाद आपको पता है कि जब कोई भी राज्य हार जाता है तो वो उसे जीते हुए राज्य की बात माननी पड़ती है। तो जैसे कि जब इन्होंने अपने पहले तो आपको देखने की जो युद्ध पद्धति है वो देखने को मिलेगा कि इन्होंने अपने नगर को चारों तरफ से रथों से घेर दिया था। उसके बाद जो इनकी नौसेना थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी। हालांकि आप जानते हैं कि जब युद्ध मैदान में होता है तो नौसेना के कुछ ज्यादा जो हमें अंश हैं वो देखने को नहीं मिलते मैदानी एरिया में। और नौसेना उस जगह पे कार्य करता है जैसे कि आपको जल में लड़ना होता है, आपको समंदर में लड़ना है, नदी में लड़ना है, कहीं किसी और जगह पे जहाँ पे पानी हो उस जगह पे अगर आपको लड़ना है तो वहाँ पे नौसेना आपके काम आती है। आप देखेंगे जब यह राज्य हारती है तो हालांकि इनकी जो नौसेना है उनको ज्यादा क्षति नहीं मिलता क्योंकि वो जल में थे, और सिकंदर जो था वो मैदानी एरिया में युद्ध करता है, तो मैदानी एरिया में ये परास्त हो जाते हैं। तो इनके परास्त होने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझ लीजिएगा इनके जो चीजें हैं मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ कि सिकंदर को यह जल में रहने वाले रसोई घर, उत्तम रसोई घर बना के देते हैं। यानी कि अ, नाव पर नाव पर रसोई घर रसोई घर नाव पर रसोई घर बना कर देते हैं। सिकंदर देखिए कि आप सिकंदर की नीति जो है वो देखिए, तो सिकंदर जिन जिन राज्यों को जीतता है उनसे कुछ ना कुछ जो उनकी चीजें होती हैं जो उसकी दृष्टि से जो उसके लिए उपयोगी होती है वो सारी चीजें उनसे लेता जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो पंजाब की कट जाती है उससे वह नाव लेता है, क्योंकि इनकी जो नौसेना थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इनकी जो नौसेना थी वो शक्तिशाली थी। और शक्तिशाली हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो पंजाब की कट जाती है उससे सिकंदर जो है वह उनसे नौसेना लेता है, उनसे रसोई घर लेता है। उसके अनुसार उनसे यही जो सारी उनकी सुविधाएं होती है वो लेता है। उसके बाद का जो हमारा है वो है भभूति। एक हमें और गणराज्य देखने को मिलता है जिसका नाम है सौभूति। सौभूति सौभूति यह गणराज्य न तो यह गणराज्य जो था वह सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, और इसका जो शासक था उसने एक कुत्ता पाल रखा था। को बता दें यह आत्मसमर्पण कर देता है।
कर देता है और सिकंदर के मनोरंजन के लिए अपना पाला हुआ कुत्ता एक जो है अपना पालतू कुत्ता जो जिसे आदमखोर कहा जाता था, आपको बता दें अपना आदमखोर कुत्ता कुत्तों से सिकंदर का स्वयं मनोरंजन करता है, यानी कि सिकंदर के सामने उस कुत्ते से प्रदर्शन करता है जिससे कि सिकंदर का मनोरंजन होता है। आप समझ लीजिए कि यह जो जाति थी वो आत्मसमर्पण कर देती है और अपने पाले हुए यहाँ का जो शासक था उसे कुत्ते पालने के शौक थे, उसने अपने आदमखोर कुत्ते से सिकंदर का मनोरंजन किया। कुत्ते से सिकंदर का मनोरंजन किया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो स्वभूति है वो अपने आसपास की जो पहले तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसके बाद अपने आदमखोर कुत्ते से वह उनके सामने उनका मनोरंजन करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है पटलेन या पाटन जाति जाति कह सकते हैं, चाहे राज्य कह लीजिए, राज्य कह सकते हैं। पाटन राज्य, आपको एक बात बता दूं कि यह राज्य भी सिकंदर से हार जाता है और यह राज्य सिकंदर का जो भारत में अंतिम विजय यात्रा है वो है कि जो विजय यात्रा का जो सबसे अंतिम राज्य है वह पटलेन या पाटन राज्य थे, यानी कि यह सिकंदर का अंतिम विजय यात्रा था। भारत में सिकंदर का अंतिम विजय यात्रा था जैसा कि हम देख रहे हैं। इसके बाद जो सिकंदर की विजय यात्रा है वो ब्यास नदी के पास आ जाती है और जब ब्यास नदी के पास आती है तो सिकंदर के जो सैनिक थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। जैसा कि मैं अभी इनके बारे में सिकंदर के सैनिक, पहले आपको बता दूं कि सिकंदर के सैनिक जो थे उनके मना करने का जो कारण था वो यह था कि सिकंदर के सैनिकों में काफी जैसे कि रोग फैल गई थी, यानी कि जैसे कि रोग होता है वो मानविक रोग था, एक फैल गया था और उनमें एक ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उन्होंने यह उनकी सेना में अफवाह फैला दी थी और ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सिकंदर से मिलने जाते हैं। जो प्लिनी है, जस्टिन है, प्लिनी, जस्टिन और प्लूटार्क हैं, इन तीनों ने इस बात की पुष्टि की है कि सिकंदर से मिलने चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और इनकी स्पष्टवादिता से, यानी कि प्लिनी का एक कथन है, उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, तो प्लिनी का जो कथन है उसमें हमें देखने को मिलता है कि उनकी स्पष्टवादिता से, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से जो सिकंदर है वो रुष्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको ये बता दें कि जस्टिन ने उनके, यानी कि आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य को डाकुओं से उनकी तुलना की है, इस प्रकार से हम देखेंगे। और जो चाणक्य थे इन्होंने सिकंदर को व्यास नदी को उस पार रोकने के ही लिए ऐसी मतलब हमारे जो कुछ इतिहासकार हैं वो ऐसा इस बात का पुष्टि करते हैं, इस बात को कहते हैं, यानी इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं या बताने का प्रयास करते हैं कि जो चाणक्य थे वो काफी विद्याओं में माहिर थे और उन्होंने ऐसी ऐसी पदार्थों, यानी ऐसे ऐसे जो औषधि थे उनका निर्माण किया था जिससे कि अगर आप उस कह सकते हैं कि उन्हें जहर विद्या का जो था वो प्रौढ़ ज्ञान था कि जैसे कि आज कोई जहर खाता है तो वह करीब उस जहर का असर 1 महीने या 2 महीने बाद देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में, वह भी चंद्रगुप्त के गुरु कौटिल्य के कारण होती है। ये एक कहानी है जो कि मैं आपको एक ये कहानी जो हमें देखने को मिलती है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। और जो इनके सैनिक में, यानी सिकंदर के सैनिक में जो ब्यास नदी को पार करने के लिए अफवाह फैलती है वह कौटिल्य द्वारा ही फैलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कौटिल्य इनकी सेना में अफवाह फैला देते हैं कि जो यह ब्यास नदी, जो भी विदेशी यात्री विदेशी आक्रमणकारी इस ब्यास नदी को पार करता है उसके साथ अनिष्ट होता है और वह मौत के घाट उतार दिया जाता है।
तो ये जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद इन सब बातों पर जब ध्यान दिया उनकी सेना ने, सिकंदर की सेना ने, उसने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया, यानी कि सिकंदर के उसके साथ युद्ध करने से साफ साफ मना कर दिया। तो सिकंदर को मजबूरी में, यानी कि कह सकते हैं कि विवश होना पड़ा, अपने सैनिकों की इस बात को मानना पड़ा। तो उन्होंने इस बात को मजबूरी में, यानी कि ब्यास नदी को सिकंदर अपना जो कह सकते हैं कि जो विजय अभियान का एक जो सीमा है उसे घोषित करता है, यानी कि ब्यास नदी को सिकंदर अपना विजय सीमा, सॉरी माफ कीजिएगा, विजय विजय सीमा घोषित करता है। घोषित करता है इस प्रकार से हम देखेंगे। उसके बाद यह पंडितों को बुलाता है, अपने यहाँ के पंडितों को बुलाता है और 12 वेदिकाएं बनवाता है, यानी कि यूनान के देवी देवताओं का पूजा करने के लिए जब 12 वेदिकाओं का विशाल 12 वेदिकाओं का विशाल 12 वेदिकाओं का निर्माण करवाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो सिकंदर की विजय यात्रा है वह इस राज्य तक आते आते, यानी कि जो पटलेन के पाटन है, यानी पाटन राज्य तक आते आते जो सिकंदर की विजय यात्रा है वो यहीं पे रुक जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्यास नदी है उसको वो पार नहीं कर पाते हैं और सिकंदर विवश होकर अपनी जो विजय यात्रा का कह सकते हैं कि जो विजय यात्रा की जो सीमा है उसे ब्यास नदी को ही अपनी विजय यात्रा का सीमा कहता है। उसके बाद वह 12 वेदिकाओं का विशाल 12 वेदिकाओं का निर्माण कराता है और अपने जो यूनान के जो देवी देवता हैं उनका पूजा करवाता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यूनान की देवी देवताओं का जो पूजा करवाता है और उसके बाद जब सिकंदर यहाँ से जाने लगता है, यानी कि जब झेलम नदी से होते हुए सिंधु क्षेत्र से आप देखेंगे कि जाते हुए जो सिंधु क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र है, उससे जब सिकंदर वापस जाता है तो बेबीलोन में जब आता है तो 323 ईसा पूर्व में, आपको बता दें कि 323 ईसा पूर्व में, यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में होती है और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में होती है। बेबीलोन में होती है। आप देखेंगे कि वो अपने सेना का जो था वो यहीं पे सारा कुछ निर्माण जो था अपनी विजय यात्रा को यहीं पे रखता है। उसके बाद जो पूजा है वो करवाता है। उसके बाद फिर से यहीं से झेलम नदी से झेलम रास्ता ऐसे होते हुए वापस जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वह वापस चला जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब वो भारत से वापस जाता है अपने जो राज्य उसके जीते हुए राज्य थे, मैं साफ कर देता हूँ, आप इसका एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सिकंदर अपने राज्य को 3 भागों में विभाजित 6 भागों में विभाजित करता है। 6 भागों में विभाजित करता है। 6 भागों में विभाजित करता है। 3 भागों को सिंधु नदी के उस 3 भाग सिंधु नदी के पश्चिम साइड में और 3 भाग सिंधु नदी के पूर्व साइड में। आपको बता दें
तीन भाग सॉरी 3 भाग सिंधु नदी के पश्चिम साइड में, तीन भाग सिंधु नदी के पश्चिम साइड में, पश्चिम तरफ, और 3 भाग सिंधु के पूर्व तरफ में विभाजित करता है। यानी कि ये जो सिकंदर है जब अपने राज्य को यहाँ से जीतता है, भारत में जिन राज्यों को सिकंदर जीतता है उन राज्यों को 6 भागों में विभाजित करता है, जिसमें से 3 भाग सिंधु के पश्चिम की तरफ और 3 भाग सिंधु के पूरब की तरफ वो विभाजित करता है। उस प्रकार से हम देखेंगे कि जो पश्चिम साइड आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो सिंधु के पश्चिम साइड में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको भारतीय जो शासक थे वो देखने को मिलेंगे, जैसे आम्बी हो गए, पोरस हो गए, और एक और शासक थे जिनका नाम शायद शक्तिगुप्त थे। इनके बारे में मुझे थोड़ा सा संशय है। 3 शासक थे, एक आम्बी थे, एक पोरस थे, और एक और शासक थे जिनको सिकंदर यहाँ का शासक बनाता है। यानी कि जो अपने पश्चिम साइड सिंधु नदी के पश्चिम साइड का एरिया है, वहाँ का शासक यानी कि भारतीयों को बनाता है। और जो सिंधु नदी के पूरब का साइड है, यानी कि आप देखेंगे कि जो सिंधु नदी के पूर्व का साइड है, यानी कि उनके साइड का जो एरिया था उसे यूनानियों को बनाता है। यानी कि आप देखेंगे कि हमें आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो सिंधु नदी के पश्चिम साइड की एरिया, यानी पश्चिम साइड का जो एरिया था, वहाँ का शासक भारतीयों को बनाते हैं। सिकंदर वहाँ का शासक भारतीयों को बनाता है, नियुक्त करता है। वहाँ का राज्य जो था, वहाँ पे बड़े बड़े राज्यों का जो निर्माण है वो करता है। उसके बाद जो 3 शासक हैं, यानी कि जो सिंधु नदी के पश्चिम का साइड है, उस वहाँ का सॉरी माफ कीजिएगा जो सिंधु नदी के पश्चिम साइड का एरिया है वो भारतीयों को शासक बनाता है, और जो सिंधु नदी के पूर्व का एरिया है वह यूनानियों को शासक बनाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अपने 6 भागों में बांटता है। 3 भाग भारत के फेवर में देता है और 3 भाग यूनानियों के फेवर में देता है। जो 3 भाग था उस पर यूनानियों को शासक नियुक्त करता है, और बाकी का जो 3 भाग है उसमें भारतीयों को शासक नियुक्त, यानी कि जो आप देखेंगे कि आधुनिक जो जिसने लगभग आप देखेंगे कि जो जैसे तक्षशिला है, वहाँ का शासक पोरस को बनाया। तक्षशिला और झेलम और बिरास्ता नदी के आपके बीच में जो जगह देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोरस को बनाया। उसके बाद के जो एरिया थे वहाँ पे जो हम्पी थे उनको बनाया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भाग थे इनको इस प्रकार से बांटा। अब हम देखेंगे कि जब सिकंदर यहाँ से जाता है तो कुछ विद्रोह भी होते हैं। आपको बता दें, जब सिकंदर भारत विजय यात्रा को पूर्ण करके वापस जाता है, तो मैं लिख देता हूँ, सिकंदर जब भारत विजय यात्रा पूरी करके वापस जाता है, तब हमें देखने को जो भारत में कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने विद्रोह किया। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मण थे, आप देखेंगे जब 5000 ब्राह्मण जो थे वो लड़ते लड़ते जब शहीद होते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों में एक ये आवेश था कि जिस राज्यों ने सिकंदर से बिना युद्ध लड़े उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी या उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, उन राज्यों का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, उन राज्य से हमको छोड़ देना चाहिए। तो इस कदम में हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने सबसे पहले जो
कह सकते हैं कि जो विद्रोह था वो स्टार्ट किया और इसके साथ कई ऐसे गणराज्य, छोटे मोटे गणराज्य थे जिन्होंने इनका साथ दिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सिकंदर के जाने के बाद भारत में काफी ऐसे छोटे मोटे विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं, जिस कारण से कि विद्रोह होता है और उस वहाँ के जो स्थानीय शासक थे उसे दबाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के क्या प्रभाव हुए और क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के प्रभाव का प्रभाव प्रभाव सबसे पहला प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि जो एक चेतना हमें देखने को मिलती है कि हमारे जो भारत के राज्य थे उनको यह समझ आया, यानी कि उनको इस बात की कमी महसूस हुई कि एक शासक ऐसा होना चाहिए जो हम सभी राज्यों को, हम छोटे बड़े राज्यों को अपने साथ रखे और जब कभी भी ऐसे भी कोई विदेशी आक्रमणकारी हम पर आक्रमण करे तो हमें एक सपोर्ट के रूप में वह शासक हमें सपोर्ट करे, यानी कि आत्मचेतना 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 का जो विकास हुआ वह सिकंदर के आक्रमण करने के बाद हुआ कि भारतीयों को यह समझ आया कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए और हमें जब हम एकजुट होकर रहेंगे तो हम पर कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाएगा। और जो हमें दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो अब बड़े राज्यों में परिवर्तित हो चुके थे, यानी सिकंदर ने ऐसे तमाम जो राज्य, छोटे छोटे राज्य थे, उनको उजाड़ करके एक बड़े राज्य की नींव डाली। यानी कि आप देखेंगे कि भारत से छोटे जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया और बड़े राज्यों का उदय हुआ, यानी कि बड़े राज्यों का उदय हुआ। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती, यानी कि आप देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं उन्हें अखंड भारत, यानी कि जो देखेंगे कि जो आज का जो हमारा प्राचीन काल में अखंड भारत था उसे जीतने में ज्यादा असुविधा नहीं होती, क्योंकि वो देखते हैं कि 2 ही 3 ऐसे राज्य थे उस समय, जो छोटे मोटे राज्य थे वो सारे समाप्त हो चुके थे, यानी कि समाप्ति की कगार पे थे, समाप्त हो चुके थे। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कि जो बड़े बड़े राज्य थे उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत आसानी से, यानी अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए, हम अभी चंद्रगुप्त, जो अगला हमारा क्लास है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर है, तो हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य इन सभी राज्यों को अपने राज्य में मिलाते हैं और इन पे शासक करते हैं और इस कारण उनमें ये सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि हम देखते हैं कि जो इतना सारा सब कुछ होता है उसमें हमें मौर्य वंश, यानी कि आप देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य है वहां से हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, यानी कि हमें थोड़ी सी भी पहल मगध के जो शासक उस समय थे, उस समय नंदवंश के शासक, नंदवंश के शासक जो थे धनानंद, वो उस समय मतलब कि मगध पे शासक कर रहे थे और उन्हें सिकंदर का समकालीन भी माना जाता है कि सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय मगध के पर किस राजवंश का शासक था। तो आपको बता दें कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर, जो मगध महाजनपद था उस पर नंदवंश का शासक था और उस समय उस नंदवंश में जो एक धनानंद सबसे लास्ट शासक थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने मार कर उनकी हत्या करके राज्य को अपनाया था, तो वो जो नंदवंश धनानंद थे वही नंदवंश के उस समय के शासक थे। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया है तो उस समय भारत मगध पे किस महाजनपद का किस वंश का शासक था और वहाँ पे कौन उस समय शासन कर रहा था। इस प्रकार से हमने देखा कि सिकंदर के जाने के बाद जो विद्रोह होते हैं उसमें जो विदेशी, आपको देखेंगे कि जो सिंधु नदी के बाद का जो एरिया है, यानी कि आप देखेंगे सिंधु नदी की जो पूरब का एरिया है वहाँ पे 3 जो विदेशी थे उसमें से एक विदेशी ऐसा था जिसका इन विद्रोहों के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है और हम देखेंगे कि बाकी जो थे वो डर के मारे, यानी कि एक ऐसा शासक था जो डर के उसने अपनी राजधानी को स्वयं ही छोड़ के चला गया। यहाँ से कहा कि अब हमें यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे बहुत ज्यादा
जो है वो संकट हमें देखने को मिल रहा है, तो उसने यहाँ पे आने वाले संकटों को भापा और वो यहाँ से जीवित यूनान वापस चला गया। तो आप देखेंगे कि सिकंदर के बाद जो थे वो सारे के सारे भाग जो थे हमें फिर से हमें भारत के फेवर में आते हुए दिखते हैं। और भारत पे जब मौर्य वंश का शासक होता है तो वो समस्त सिकंदर के जीते हुए, यानी कि आप देखेंगे कि जो आधुनिक इराक है, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे काफी आपको जो उज्बेकिस्तान के कुछ आपको हिस्से हैं जो कि हमें अखंड भारत में जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो मैं आपको उनके मैप को दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। आप देखेंगे कि समस्त भारत को लेते हुए अफगानिस्तान और जो ईरान है वहां तक का जो भूभाग है वो मौर्य वंश के शासक ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंदर में ले लिया था। तो जैसा कि हमने आज देखा कि जो विदेशियों का भारत में आक्रमण हुआ उसका जो प्रभाव था वो आत्म चेतना का विस्तार हुआ कि भारतीयों में ऐसा लगा कि हमें हमारे ऊपर एक ऐसा छत्र होना चाहिए जो एक छत्र हम पे शासन करे, और जब किसी बाहरी आक्रमणकारी हम पर आक्रमण करे तो वह शासक हमें सपोर्ट करे, हमारा मदद करे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो बड़े राज्यों में तब्दील हो गए, यानी कि आप देखेंगे कि जो आपको मैंने इतने सारे गणराज्य और इतने राज्य बताए उन सभी राज्यों को छोटा किया गया, यानी कि एक बड़ा राज्य में परिवर्तित किया गया। सिकंदर ने एक बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया और इन राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य को, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं, नंदवंश का अंतिम शासक को मृत्यु के घाट उतार के जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं तो वह इन सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो जैसा कि हमने आज तक जो सिकंदर का आक्रमण था वो हमने देखा, सिकंदर के होने वाले प्रभावों को देखा, किन किन राज्यों को देखा, सारा कुछ जो था, जो विदेशी आक्रमणकारी के हित से हमें जरूरत था, हकामनी साम्राज्य से लेकर जो हमें फिलिप की साम्राज्य थे यहाँ तक, मकदूनिया से लेकर भारत तक का जो सारा युद्ध नीति थी वो हमने देखा, सारी चीजें हमने देखी। अब जो हमारा कल का क्लास होगा, यानी कि जो अब इसके आगे का जो क्लास होगा वह मौर्य वंश होगा। तो आप देखेंगे कि जहाँ से ये पोर्शन मैंने अभी छोड़ा है, यानी कि आप देखेंगे कि आत्मचेतना का जो मैंने यहाँ से पोर्शन आपको छोड़ा है वह मैं जब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य में उदय होगा, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने नए मौर्य वंश का संस्थापक बनेंगे और अपने नई वंश का जब नींव डालेंगे तो मैं उनके युद्धों में और उनकी विजयों में ये सारी चीजें जो है वो आपको फिर से वहां से लेकर चलूंगा। तो मैं इन सारी चीजों को यहीं पे छोड़ता हूँ, उसके बाद का जो चीज होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज का जो मेरा क्लास था वो पूरा जो विदेशी आक्रमण था वो हमने देखा, उसके बारे में हमने जाना। इस प्रकार से हमारी जो सारी क्लासेस हैं वो इसी प्रकार से चलेंगी क्रमशः। आप देखेंगे कि मैंने कोई भी ऐसा तथ्य है नहीं जो छोड़ा हो, और जो तथ्य मैंने आपको बताया नहीं होगा उसके बारे में मैंने आपको कहानी से बता दी होगी, और जो कहानी बिना बताई होगी वो मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए और या मैं फर्स्ट सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर है, यही हमारा क्लास चल रहा है। अब इसका जो आगे का क्रम होगा वो हम देखेंगे कि मौर्य वंश का वो स्थापन, यानी कि जब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तो हम उनके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में देखेंगे, उनकी अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा, इसी प्रकार से हमारा जो क्लास है वो आगे चलता रहेगा। तो अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का जो लाभ है वो मिल सके। ये सारी जो क्लासेस हैं वो मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलते हैं, जय हिंद,